नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश करदम आप लोगों के साथ डॉक्टर अंबेडकर का वैचारिक दर्शन इस विषय पर अपनी कुछ बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। और इसके लिए मैं आपके इस यूनिवर्सिटी का हृदय से आभारी हूँ और विशेष रूप से हमारे मित्र सुधांशु शेखर का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ अपने विचार बांटने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरी दृष्टि में और विशेष रूप से आज के संदर्भ में, क्योंकि आज राजनीति कहाँ है, राजनीति से या राजनेताओं से हम क्या अपेक्षा करते हैं, या राजनीति को कैसा होना चाहिए, इसके बहुत सारे जवाब जो हमारे मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से। और मुझे लगता है कि आज जब देश में राजनीतिक स्थिति और उस राजनीति को लेकर के लोग तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, और संविधान को लेकर के, संविधान की व्याख्याओं को लेकर के, तो ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन पर विचार कर लेने से हो सकता है कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पर, राजनीतिक उसके फिलॉसफी पर बात करने से पहले उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हम बात करना चाहेंगे। वो पृष्ठभूमि ये कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या काम किए एक राजनेता के रूप में। तो हम बहुत विस्तार में ना जा कर के जो हम मुख्य चीज़ें जो हम केवल देखें, और वो उन्होंने जो उस समय 1942 से 1946 के बीच में, आज़ादी से पहले, जब वो वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर यानी कि एक लेबर मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने जो काम किए कि वो एक पूरा मौका था उनके पास में 4 साल का, जब उन्होंने काम किए। क्योंकि उसके बाद में 1946 के बाद में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाते हैं और वहाँ पे फिर स्वतंत्रता के पश्चात वो तुरंत देश का जो हमारा अपना मंत्रिमंडल बनता है, उसमें वो कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर बनते हैं, और साथ में उनको संविधान निर्माण का कार्य उनको दे दिया जाता है और उसमें वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए वहाँ अवसर उनके पास उतना नहीं रहता। उनके पास जो अवसर था वो 4 साल का, और उससे पहले जो काम उन्होंने जो किए, तो उसमें यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक श्रमिक नेता के रूप में की। कि मुंबई में जो कपड़ा मिलें हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उसका एक इंडस्ट्री थी, और उसके जो मज़दूरों के समस्याओं को लेकर के बहुत सारे मज़दूर संगठन भी अस्तित्व में आ चुके थे। वो आए दिन हड़ताल होती थी और तालाबंदी होती थी, और उसमें जो व्यवस्था ये थी कि उसमें पहले 14 घंटे था, फिर बाद में 12 घंटे का प्रावधान हो गया था। 12-12 घंटे मजदूरों को काम करना पड़ता था, और स्त्री और पुरुष दोनों के वेतन में भी असमानता थी, बहुत तरह की चीज़ें थी। तो वो जो तालाबंदी रोज़ आए दिन होता था और उससे मजदूरों का वेतन कटता था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका विरोध किया
और उन्होंने कहा कि ये रोज़ रोज़ की जो इतनी फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो हड़तालें होती हैं और इससे मज़दूरों पर एक तो उनका वेतन बहुत कम होता है, उनका वैसे ही शोषण होता है, और इसका और अधिक इसकी मजदूरी कटने से उन पर और आर्थिक दबाव पड़ता है, उनके लिए दिक्कतें होती हैं। ये मजदूरों के साथ ये न्यायसंगत नहीं है, इसलिए इतनी हड़तालें नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा तो उनका बहुत सारे जो दूसरी मजदूर यूनियन लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और उनको एक श्रमिक विरोधी उनको करार दिया। लेकिन अम्बेडकर श्रमिकों के लिए काम करना, श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना और यहाँ तक कि आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना, यह काम अम्बेडकर करते रहे। और इसमें हम देखते हैं कि 1934 में जो मुंबई का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसके कर्मचारी यूनियन, उसके वो अध्यक्ष बने। तो वो एक श्रमिक वहाँ पे एक नेता के रूप में वो स्थापित होता है, वो श्रमिकों ने पसंद करते थे। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो 1936 में जब वो अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। यहाँ से वो अपने कैरियर की जो विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी श्रमिकों के लिए समर्पित नेता, समर्पित पार्टी, और उसी के अंतर्गत वो 1937 के जो वहाँ के विधानसभा के आम चुनाव होते हैं तो उसमें वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं और उसमें उनको एक बहुत अच्छी संख्या में उनको उनके जीत कर आते हैं। और ना केवल वहाँ से बल्कि जो सेंट्रल और बिहार प्रोविंस है उसे 2 ही थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी, वहाँ पे उन्होंने अपने 17 उम्मीदवार शायद उतारे थे और उसमें से 11 जीत गए थे। ये रिजर्व कैटेगरी का था। और दूसरा जो जनरल कैटेगरी में उन्होंने अपने 4 कैंडिडेट उतारे थे उम्मीदवार, उनमें से भी 3 जीत गए थे। और जो बिहार और जो प्रोविंस, जो सेंट्रल प्रोविंस का जो थी, जो स्टेट था, तो उसमें भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे और वहाँ से भी उनके कुछ कैंडिडेट जीत कर आए थे। तो ये एक तरह से कि केवल 1 साल के दौरान 1936 से 1937 तक 1 साल के दौरान उनका इतना असर दिखाई देता है कि वो वहाँ पर, और मुंबई प्रेसिडेंसी में विधानसभा में चूँकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी तो कांग्रेस का बहुमत था, और दूसरा दल मुस्लिम लीग था, और तीसरा जो सबसे बड़ा दल उभर कर आया वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था जो उसका संख्या की दृष्टि से। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि ना केवल मुंबई में बल्कि मध्य प्रांत में, बिहार में, तो यहाँ तक भी उनका एक बड़ा एक उनकी राजनीतिक, उनके एक मजदूर श्रमिक नेता के रूप में उनकी एक स्वीकृति थी। उसके बाद में तो फिर वो रेलवे की जो मजदूर यूनियन है, सम्मेलन है, उसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया और लाखों लोग उसमें आए। ये 1937 की बात है शायद, ये 37 में ये हो गया था, 38 में उन्होंने रेलवे का किया था। तो खैर, तो वो बड़ा लाखों लोग उसमें आए और उसमें उन्होंने उनको बाकायदा उनको बहुत आह्वान किया, उनको बताया कि आपको किस तरह से अपना संघर्ष करना चाहिए, किस तरह से अपने आंदोलन के लिए करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी। अब उसके बाद जब वो विधानसभा में आते हैं वहाँ पर मुंबई की जीत करके, और वहाँ सरकार की ओर से एक बिल लाया जाता है और वो बिल होता है कि हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करना, बनाना। तो वो डॉक्टर अंबेडकर उसका घोर विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हड़ताल करना श्रमिकों का अधिकार है। और वो तर्क देते हैं कि जिस तरह से कि ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र होना हम भारतीयों का अधिकार है, उसी तरह से श्रमिकों को अपनी न्यायिक मांगों के लिए अधिकार करना और शोषण से मुक्त होने के लिए आंदोलन करना और हड़ताल करना, ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनका दमन नहीं किया जा सकता। और अंबेडकर ने पुरजोर तरीके से उसको उठाया और बाद में आकर के फिर वो बिल निरस्त, हालांकि बाद में शुरू में तो चूँकि बहुमत था कांग्रेस के पास में, उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो वापस लेना पड़ा। तो ये जो शुरू में लोग कहते थे कि अंबेडकर श्रमिक विरोधी नेता है और हड़तालों का अंबेडकर, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उसी अंबेडकर ने हड़तालों को बंद का प्रतिबंध लगाने का विरोध किया और कहा नहीं, हड़तालें श्रमिकों का अधिकार हैं। लेकिन तो ये जो चीज़ें हैं, ये
अम्बेडकर की ये छोटी सी पृष्ठभूमि। उसके बाद में जब वो वहाँ से आते हैं आगे, हम जब देखते हैं 1942 में उनको मौका मिलता है और वायसराय की काउंसिल में पहले से ही लोग रहे हैं, पहले से ही लोग एक तरह के मंत्री थे एक तरह से, और ये पहली बार था कि कोई एक दलित व्यक्ति, कोई अनटचेबल को वहाँ मंत्री बनाया गया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति पूरी दुनिया में उस समय तक फैल गई थी। कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं, कितने बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, कितने बड़े समाजशास्त्री हैं, और इन सब चीज़ों में हर तरह से। तो जब उनको वहाँ आएगा तो वो उनके पास एक अवसर था कि वो समाज राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ उनके कार्यों के संदर्भ में हम उनकी पूरी चिंतन को, उनकी वैचारिक को, उनकी फिलॉसफी का निर्माण होता है या उनकी फिलॉसफी का हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें वे जो काम करते हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिल वहाँ पे जो काम करते हैं। एक तो पहला काम वो करते हैं, जैसे मैंने कहा था, वो काम के जो घंटे थे वो काम के घंटों को निर्धारित करते हैं 8 घंटे कि एक श्रमिक एक दिन में 8 घंटे काम करेगा। फिर दूसरा वो करते हैं कि हर श्रमिक को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि जो ट्रेड यूनियन है उनको सरकारी मान्यता दिलाई, ये उन्होंने काम किया। दूसरा जो श्रमिक और बेरोजगार लोग उनका एक नियोजन का एक व्यवस्थित करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का उन्होंने व्यवस्था की, और ये इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और किसी का रोजगार छीने नहीं, ये भी प्रावधान उसके अंदर। फिर दूसरा जो कामगार हैं वो बहुत से लोग बीमारियों से, कुछ अपंग हो जाना मशीनों पर काम करते हुए, कुछ को कई तरह की बीमारियों से मर जाना, बहुत तरह की चीज़ें होती थी, उनका कोई बीमा नहीं। तो उन्होंने श्रमिकों का एक बीमा योजना उन्होंने शुरू कराया। उसके बाद में उन्होंने जो मजदूरों का एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए, ये नहीं होता कोई भी फैक्ट्री मालिक, कोई भी मालिक वो मजदूरों का अपनी मनमानी कोई उसको वेतन का या मजदूरी का भुगतान करे। उन्होंने एक न्यूनतम वेतन ये निर्धारित कराया, और ये तो चीज़ें उन्होंने श्रमिकों के लिए की। लेकिन इसके अलावा जो समाज के लिए किया, उन्होंने जो काम किए, तो उन्होंने जो ये देख करके कि हमारे यहाँ, क्योंकि वो औद्योगिक उत्पादन और कृषि दोनों में वो संतुलन बना कर रखना के पक्षधर थे कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है, लेकिन साथ में उद्योगों का विकास भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दुनिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, हर चहुमुखी प्रगति करेंगे। तो उसके साथ उद्योगों के लिए बिजली उपलब्ध होना, और साथ में किसानों के लिए भी उनके खेतों की सिंचाई ठीक से हो सके, पानी की व्यवस्था हो सके, इसलिए एक तो एक बड़ी नदियों को छोटी नदियों में बनाना, और साथ में बांध बना के बड़ी नदियों में अधिक से अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करना, ताकि वो बिजली गांवों तक पहुंचाई जा सके और किसान लोग अपने खेतों की सिंचाई कर सके और उसका हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ सके। ये चीज़ें उन्होंने इसके लिए किया, और इसके लिए उन्होंने कई तरह के बिजली विभाग उन्होंने ये बनाया, और फिर नगर निगम उसका बिजली का एक निगम और एक तरह की ग्रिड की स्थापना भी उन्होंने करवाई। ये उसके बिल वो सारे लाए, क्योंकि लेबर मिनिस्टर के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आती थी उस समय पर। जो मजदूरों के लिए था, उन्होंने लेबर डेवलपमेंट फंड की स्थापना भी उन्होंने कराई, तो मजदूर विकास कोष। और जो जैसे मैंने कहा पानी का और बिजली का, इस पर उन्होंने बड़ा फोकस किया, तो उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थापना कराई। ये भी जो आज भी हम जो बहुत सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 से 1946 के बीच में कराई। वरना एक लंबे समय तक अंग्रेज भी आ गए थे, और लंबे समय तक बहुत सारे लोग श्रम विभाग को संभाले हुए थे या दूसरे विभागों को उनका ध्यान, उन्होंने अपने अपने तरह से कितना काम किया वो सब अलग चीज़ है। लेकिन इन 4 सालों में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि जो आज तक जो का त्यों बना हुआ है, और आज तक हम उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, या उन्हीं के उनको आधार बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, उन्होंने जैसे मैंने कहा कि दामोदर वैली, भाखड़ा नांगल, ये जो डैम बनाए, या सोन रिवर वैली या हीराकुंड बांध,
इन सब चीज़ों की संकल्पना डॉक्टर अम्बेडकर की वही थी कि बांध बनाकर वहाँ पे बिजली का उत्पादन करना और ये सब चीज़ें। तो ये उसका उन्होंने इसके प्रोजेक्ट बनाए बाकायदा उन्होंने, और प्रोजेक्ट बना करके ये फिर बाद में इम्प्लीमेंट हुए। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है उसके साथ साथ कि हर 6 महीने के बाद में डियरनेस अलाउंस दिया जाए, तो ये सभी के लिए था। तो ये जो डियरनेस अलाउंस है उससे पहले नहीं होता था, तो डियरनेस अलाउंस देना डीए की व्यवस्था ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कराई। और तीसरा मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था कि इनका के बाद में मृत्यु के बाद में कोई भी भविष्य में इनकी परिवारों के लिए काम आना, ये प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था उन्होंने कराई। और उन्होंने दूसरा जो था कि जो हम जानते हैं कि जो उनकी जो थीसिस थी जो 1925 में उन्होंने सबमिट की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस, तो उन्होंने इस थीसिस में ये एक सुझाव दिया था भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, रुपये के अवमूल्यन ना हो, रुपये का मूल्य बढ़ाने के लिए, कि जो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम है एक यहाँ पे एक फेडरल बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, एक फेडरल बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को नियंत्रित करे और उनके लिए गाइडलाइंस काम दे उनको। तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने बाद में यहाँ पे जो एक हैमिल्टन यंग कमीशन था तो उनसे वो मिले, उनसे इस विचार को साझा किया और फिर आरबीआई की स्थापना कराई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ये उसके बाद ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका। और हर 5 साल के बाद में वित्त आयोग का बने, व्यवस्था रहे, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये काम किए। और तीसरा जो था इसके साथ साथ दूसरा महिलाओं के भी, जैसे वो जो काम करती हैं कि उन महिलाओं को पुरुषों के समान उनको मजदूरी मिले, ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने कराई। जो महिलाएं खान में जो माइंस में जो काम करती थी कि उसमें था उनके लिए माइंस के अंदर जाकर के महिलाओं को काम ना करना पड़े, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रावधान किया। पहले बहुत सारी महिलाएं भी अंदर काम करती थी, जाना पड़ता था, बहुत सारी महिलाएं मर जाती थी। तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि महिलाओं को खानों के बाहर काम कराया जाए, उनको खान को अंदर ना भेजा जाए और उनको पुरुषों के समान मजदूरी दी जाए। प्लस जो इस महिलाएं हैं उनके बहुत सारे उनके जो बच्चा होता है उस समय पर उनकी छुट्टियां नहीं मिलती थी कई महीने, तो उन्होंने प्रसूति अवकाश उनका उसकी ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने कराई कि 3 महीने का प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए और उनको उस समय पर उनको वेतन मजदूरी जो भी है वो सब बराबर मिले। उसके अलावा फिर वो बहुत सी महिलाएं जो बच्चों को कहाँ छोड़ें, कैसे रखें, तो जहाँ कार्यस्थल है वहीं पर ही बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने जो था उनको जो हमारे क्रच सिस्टम आजकल बना हुआ है उनके बच्चों की देखभाल के, ये व्यवस्था ये सब डॉक्टर अम्बेडकर ने कराई। तो ये सारी चीज़ें जब हम इतनी सब चीज़ें देखते हैं ये 1942 से 46 के दौरान में, तो इसमें कहीं पर भी डॉक्टर अम्बेडकर के विचार में ना तो कोई दलित है, ना कोई अनटचेबल है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है, केवल पूरा देश है, समाज है, जनता है, श्रमिक हैं और वो श्रमिकों के माध्यम से पूरा एक समाज, ये आधी दुनिया स्त्रियों की और बाकी जो पूरा श्रमिक वर्ग वो जिसे हम कहते हैं, तो ये पूरा उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो उन्होंने ये सारे उपाय किए। और जो दूसरा जो हम जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है जिसके आगे फिर हम आगे बढ़ूँगा कि जब वो स्वतंत्र भारत के और पहले मंत्रिमंडल में जो वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं, विधि मंत्री बनते हैं, तो वो महिलाओं को अधिकार, समान अधिकार दिलाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बिल लाते हैं जो हिंदू कोड बिल के नाम से जिसे हम सब जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है। और उससे पहले बाकायदा उनकी अपने जो उनके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे परामर्श हुआ और नेहरू भी कुछ प्रोग्रेसिव थे, तो वो भी चाहते थे हाँ ठीक है आपका भी ये अच्छा विचार है, बिल लाया जाए और इसे करेंगे। लेकिन उस बिल का इतना विरोध हुआ और इतना के जहाँ पे जितने भी हमारे तमाम जो मतलब संगठन थे, अब मैं क्या कहूँ कि उसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक संघ और इसमें एक राम राज्य परिषद हुआ करती थी, स्वामी कृपात्री जी महाराज की वो,
और भी बहुत सारे लोग, और कुछ कांग्रेस के, खुद कांग्रेस के भी कुछ उस तरह के जो अपने जो जो कुछ पुरातनवादी लोग जो ये देखते थे स्त्रियों को जो अधिकार समानता देने के पक्षधर नहीं थे, तो वो उन्होंने इसका बड़ा तीव्र विरोध किया और समाज में जाकर जगह जगह पूरे देश भर में उन्होंने आंदोलन किए, प्रदर्शन किया, सभाएं की उसके खिलाफ, बहुत सारा कुछ। और संसद में भी वहाँ पर जब डिबेट हुआ उस पर, तो वहाँ पर भी उसका उनका विरोध उन लोगों ने किया। और साथ में कुछ कांग्रेस का, जो मैं कह रहा हूँ, कुछ कांग्रेस का अंदर का एक धड़ा वो भी उनके खिलाफ था। तो वो बिल को नेहरू जी ने उस समय जो प्रधानमंत्री को समर्थन देने से मना किया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल उस बात को लेकर के वहाँ से मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र देना ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज़ है त्यागपत्र देना कि इसको आसानी से हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उस हिंदू कोड बिल में जो चीज़ें थी, पहले मैं वो चीज़ें बतला दे रहा हूँ। एक थी कि जो संपत्ति में अधिकार, कि जो कोई व्यक्ति मर जाए तो यानी कि कोई विधवा स्त्री, उस मृतक की पुत्री और पुत्र, उन सबका संपत्ति में समान अधिकार, यानी विधवा को भी मृतक की संपत्ति में अधिकार और एक किसी पुरुष व्यक्ति की संपत्ति में उसके पुत्र और पुत्री को भी समान अधिकार, दोनों को। तो उससे पहले पुत्री को या स्त्रियों को कोई प्रॉपर्टी में हम अधिकार नहीं देते। आज भी कौन देता है? कानून बन जाए समाज में तो आज भी नहीं देते हैं। सब सारी संपत्ति सब अपने पुत्रों को देते हैं, और पुत्रियों को बहुत कम लोग हैं पुत्रियों को देते हैं, वरना तो उसकी विवाह के टाइम पर या समय समय पर जो भी कुछ थोड़ा कर देते हैं, बस यही काफ़ी होता है। तो एक तो ये था कि विधवाओं का, उसका दूसरा ये कि जो हिंदू जो पुरुष थे वो एक के अलावा कई वो पत्नियां रख लेते थे या रखेल रख लेते थे या वो सब करते थे। तो उन्होंने उसको प्रतिबंधित करना, और उस पर कहा कि यदि जैसे हिंदू पुरुष जो अपने पत्नी को छोड़ देता है ये करता, तो स्त्री को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अलगाव का हो, यानी कि स्त्री को भी तलाक का अधिकार हो, कि यदि उसका पति उसका शोषण कर रहा है, उसके साथ बर्बरता कर रहा है, उसका दमन कर रहा है और वो उसके लिए असहनीय हो रहा है, तो वो भी पुरुष से तलाक ले सकती है। तो और इसके आधार दिए उसमें, बाकायदा आधार थे कि जो सेपरेशन के या तलाक के, कि कोई को परित्याग करता है, धर्मांतरण करता है, कोई रखेल रखता है या रखेल बनाता है, या कोई असाध्य कोई मानसिक रोग है उससे पीड़ित है, या कोई संक्रामक रोग, कुष्ठ रोग जैसे कोई रोग है उनसे कोई पीड़ित है यदि कोई व्यक्ति है, या किसी को कोई संक्रामक यौन रोग लगे हुए हैं उनसे, या कोई क्रूरता का व्यवहार करता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में सब कहते हैं, शारीरिक हिंसा करता है, यदि इस तरह का कोई व्यवहार करता है कोई पुरुष, तो स्त्री उससे तलाक ले सकती है, ये उसका अधिकार उसको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें केवल स्त्री को सशक्त बनाने के लिए थी, ताकि स्त्री को भी शोषण से मुक्ति मिले। तो ये सब चीज़ों पे तो अब इसमें कोई ना तो कोई दलित स्त्री थी, ना कोई अनटचेबल स्त्री थी, इसमें इस पूरे देश की स्त्रियों के लिए था, आधी दुनिया के लिए था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो दुनिया है, आज हमारी जो समाज है, आज भले ही बहुत समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो डॉक्टर अम्बेडकर को गालियाँ देता है, उनकी आलोचना करता है, बहुत सारी स्त्रियाँ भी करती हैं। स्त्रियों को कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए इस देश की स्त्रियों को, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल को उस समय पास वो नहीं कराए, इसलिए कि मैं अपने देश की स्त्रियों को यदि मैं उनका अधिकार नहीं दिला सकता तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, केवल ये कहना। और बाद में टुकड़ों टुकड़ों में कर करके यही सब चीज़ें बाद में अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से, अलग अलग बिल के माध्यम से ये पास होकर आई है हमारे सामने। इसकी जमीन डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार की, संघर्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया, और सारे देश के उन रूढ़िवादी लोगों का जो उनके कोप भाजन बने, उनकी घृणा के शिकार हुए डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की स्त्रियों के लिए। तो इस देश की स्त्रियों का यदि कोई सबसे बड़ा भगवान है तो डॉक्टर अम्बेडकर है। ये देवी देवता भगवान जो भी है, सबकी आस्थाएं स्त्रियाँ खूब पूजा करती हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान नहीं रखती कि जिन्होंने उनको इस हालात में आज लाके खड़ा किया कि वो उसको उनके लिए वो लड़े, और आज वो सशक्त होकर के अपनी बात कह सकती है, कर सकती है। खैर, तो ये मैंने थोड़ा पृष्ठभूमि में ये सब दिया।
कि ये सब क्या था। तो अब हम इससे आगे अब आते हैं उनके दर्शन को समझने। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के आलोक में हम डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को हम सरलता से समझेंगे। अब वो तो जैसा कि मैं देख इससे हम देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर राज्य और नागरिक दोनों की प्रगति और उनके कल्याण के प्रति जागरूक हैं, और वे जो भी काम कर रहे हैं वो राज्य और नागरिक दोनों के हित के लिए, दोनों के कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं। तो एक तरह से हम उनको, और ये जब वो नागरिक के लिए, चाहे श्रमिकों के माध्यम से, स्त्रियों के माध्यम से, या अन्य दूसरे जो किसानों को सुविधा देने के लिए, या तो ये जितना भी वो काम कर रहे हैं इस सब के माध्यम से, क्योंकि ये है कि जो मनुष्य, समाज, ये दोनों राष्ट्र का अनिवार्य और मौलिक तत्व होता है। नागरिक, क्योंकि नागरिक से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो यदि हमें राष्ट्र को सशक्त करना, राष्ट्र को प्रगतिशील करना है, तो हमको समाज को सशक्त बनाना पड़ेगा, उन्नतशील बनाना पड़ेगा। और यदि हमें समाज उन्नतशील होगा तो हम एक राष्ट्र को उन्नतशील और प्रगतिशील बना सकेंगे। तो इसलिए एक व्यक्ति का कल्याण या नागरिक का कल्याण वो समाज का कल्याण है, और समाज का कल्याण राष्ट्र का कल्याण है। इस रूप में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर एक कल्याणवादी दार्शनिक या चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं, कि जो इनकी दृष्टि में केवल कल्याण है। क्या मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? मैं पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर, मैं अपनी बात जारी रखता हूं जब तक कि मुझे कोई संकेत नहीं आता है। मैं मानता हूं कि मेरी बात पहुंच रही है। दूसरी चीज, डॉक्टर अंबेडकर का इस सब में जो दृष्टिकोण देखेंगे, एक मानवीय दृष्टिकोण है। उनके अंदर जो श्रमिकों के प्रति दर्द भी है, करुणा भी है, और उनसे प्रेम भी है। और इसीलिए वो श्रमिकों के साथ जुड़ते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको संघर्ष के लिए उत्साहित करते हैं, और उनको अधिक से अधिक सशक्त बनाने के लिए वो अपने सरकारी स्तर पर जो कानून या प्रावधान कर सकते हैं वो कराते हैं। तो उनका जो मानववाद है, एक तरह वो सापेक्षता पर आधारित है, और इसमें न्याय, समता और भ्रातृत्व की अपेक्षा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर ने ये इनके जो राजनीतिक दर्शन है उनका, ये बहुत कुछ उनके सामाजिक दर्शन पर भी निर्भर करता है। तो उनका जो सामाजिक दर्शन है, अपनी जो उनकी सोशल फिलॉसफी है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने 3 शब्दों में निहित बतलाया था: इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व या बहनापा स्त्रियों के लिए, ये चीज़ें। तो इन सब चीज़, इनका पूरा दर्शन, इनकी मेरी फिलॉसफी इनके ऊपर खड़ी है। तो ये राजनीतिक दर्शन भी उनका इन्हीं पर खड़ा हुआ है। समानता है, स्वतंत्रता है, और जो ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड है, या ह्यूमनहुड जिसे हम कह सकते हैं, मानवचारा, वो कैसे विकसित हो। और इसी के आधार पर उनका जो पूरा जो उनकी बेचारी उनका जो चिंतन है विकसित होता जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक समतावादी चिंतक है, कि वो सबको समान करना चाहते हैं। वो जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक तरफ जो सामाजिक
स्तर पर भी सब में जो दूरियां हैं ऊंच नीच की वो ख़त्म हो, और जो आर्थिक रूप से भी जो गरीबी अमीरी के बीच में जो शोषण, क्योंकि जब तक ये दूरियां रहती हैं तब तक शोषण होता है, तो इसलिए वो सामाजिक और आर्थिक समानताओं के वो पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने वो बहुत बड़े एडवोकेट थे इनके। तो ये तो समानता पर के आधार पर जो निर्मित कोई भी जो विचार होता है, समाज होता है, वो राष्ट्र के हित में होता है। कोई भी काम जिसमें समानता का के बेस पर हम इसे विकसित कर रहे होते हैं। तो और ये जो असमानता है, इसलिए जो हम दर्शन की भाषा में कहते हैं, जो असमानता है या विभेद हैं, ये शुभ नहीं होते, तो शुभ होती है समानता। तो क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जो अशुभ है वो अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है, तो हम चाहते नहीं है कि और जो वांछनीय क्या होता है, जो शुभ है वो वांछनीय है, जो अच्छा हमारे लिए होता है, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है, हम वही चीज़ चाहते हैं। तो ये जो तो इसलिए था कि जो समानता के लिए बहुत ज़रूरी है सामाजिक संबंधों का सुदृढ़ होना, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन का मामला हो, चाहे वो दूसरे और जो हमारे जो कानून है, जो विधि है उनका क्या क्रियान्वयन हो, किसी भी स्तर पर। तो समाज के सामाजिक संबंध यदि सुदृढ़ होंगे तो हम हर चीज़ को सहजता से हम उनके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वातावरण तो उनका ये मानना था कि जो अच्छे संबंध जो होते हैं यही सामाजिक और राष्ट्रीय एकता और समानता का आधार होते हैं। और तीसरा जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो चेतना थी, वो कहते थे कि राष्ट्र के हित में राजनीतिक एकता भी बहुत जरूरी है, कि यदि कोई राष्ट्रीय मुद्दा कोई है, उस राष्ट्रीय मुद्दे पे हमारी राजनीतिक हम अपने परस्पर मतभेदों को भुला करके हमें सबको एक होना चाहिए उन मुद्दों पर। तो राजनीतिक एकता को बहुत आवश्यक मानते हैं राष्ट्रीयता के संदर्भ में। और अंततः जो राजनीतिक एकता है वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक एकता पर निर्भर करती है। यदि समाज में हम एकता स्थापित कर लेते हैं तो वही विचार हमारा राजनीति में आकर के भी वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और यदि हम उसे नहीं कर पाते हैं, समाज में हम एकता नहीं ला पाते हैं, तो हम राजनीति में भी हम एकता नहीं ला पाते हैं। ये चीज़ है। तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर हम कहते हैं एक समन्वयवादी एक चिंतक है, या मध्य मार्ग की एक दार्शनिक चिंतक है, कि वो रास्ता निकालते हैं कि वो अतिवादी नहीं है, हठधर्मिता उनके अंदर नहीं है, और वो इस बात को रिजिड नहीं रहते कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानी जाए, क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले, लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास करने वाले चिंतक, तो वो एक समन्वय के साथ चलते हैं, और जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक हो झुक सकते हैं, वो वहाँ झुक भी जाते हैं। ये एक उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण हम देखेंगे कि जो पूना पैक्ट के अछूतों को सेपरेट इलेक्टोरल का जो अधिकार मिला कि वो उनके अपने प्रतिनिधि केवल उनके वोट के आधार पर चुनकर आने चाहिए, तभी वो सच्चे उनके प्रतिनिधि होंगे, और तभी वो जाकर के उनके हितों का संरक्षण कर सकेंगे संसद और विधानसभाओं में। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया पूना की यरवदा जेल में, जो वो थे, और उन्होंने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और इसके लिए पूरे देश में गांधी जी के प्राण बचाने के लिए आंदोलन हुई। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जितने भी आक्रमण हो सकते थे, वैचारिक आक्रमण, वो हुए। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ में कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, और उनके घरों के बाहर जहाँ वो निकलते उनको काले झंडे दिखाना, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाना, और अंबेडकर के बारे में क्या क्या नहीं लिखा गया, वो सब उस दौरान में हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक मजबूत इरादों वाले थे। शुरू में तो उन्होंने कहा था कि चाहे मुझे लैंप पोस्ट पर लटका के मुझे फांसी दे दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं
अपने इरादों से मैं अपने लोगों के साथ में अन्याय नहीं कर सकता, ये था। लेकिन वही डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते थे कि मैं इस राष्ट्र के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ। तो वो डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी के प्राणों को बचाने के लिए वो यरवदा जेल में जाते हैं, गांधी से मिलते हैं, और वहाँ पे क्योंकि गांधी तो बीमार है, वो तो उस तरह का उनके है नहीं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में वहाँ पे कुछ हिंदू नेताओं के साथ उनकी चर्चा होती है, और वहाँ पे समझौता होता है। उस समझौते में हस्ताक्षर होते हैं, पूना पैक्ट के रूप से जाना जाता है। और उसी में ये होता है कि जो 79 जो डॉक्टर अम्बेडकर उस समय जो थी, जो सेपरेट इलेक्टोरल में उस समय तो शायद 79 सीटों का था, लेकिन उसके बाद में उसमें शायद 142 या 44 सीटें उनके संसद में उनका निर्धारित अनुसूचित जातियों के लिए, और साथ में उनको शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और राजनीति में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था और आरक्षण की सीटें निर्धारित उसमें, ये सब चीज़ें, और वो प्रतिशत उसका जनसंख्या के आधार पर, ये सारे के सारे सब तब तय किए गए। जिस आरक्षण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को आज गालियां दी जाती हैं समाज के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा, और डॉक्टर अम्बेडकर को इसीलिए माना जाता कि ये तो इन्होंने जो है समाज को बांट दिया, इन्होंने आरक्षण कर दिया और ये कर दिया। ये आरक्षण डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं मांगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से कोई आरक्षण, जो संविधान में बाद संविधान में वो चीज़ें आई जो पहले से थी, और वो पहले की व्यवस्था, उसके लिए भी दोष दिया जाए तो गांधी को दिया जाए, उस समय के उन तमाम हिंदू नेताओं को दिया जाए जिन्होंने उस पूरे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो ये चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर की ये बहुत बड़ी मैं मानता हूँ। यदि उस समय वो अड़ जाते अपनी हठधर्म, गांधी हठधर्मी थे, उन्होंने हठधर्मिता दिखाई कि मैं प्राण त्याग दूंगा, वो संवाद नहीं करना चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर से। वो ये एक संवाद का एक रास्ता होता है लोकतंत्र में। डॉक्टर अम्बेडकर अंदर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी कि वो संवाद कर सकते थे, वो संवाद करना चाहते थे, और संवाद के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हठधर्मिता नहीं दिखाई, उन्होंने लचीलापन दिखाया, और वो जेल में गए। तो ये जो डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो एक अलग तरह का व्यक्तित्व, अलग तरह का चिंतन, ये उनको जो एक बिल्कुल एक मध्य मार्गी, और इसके ऊपर है भी क्योंकि वो उनके ऊपर एक प्रभाव था कि वो बुद्ध से बहुत प्रभावित थे, और बुद्ध का चिंतन एक मध्य मार्गी चिंतन है। तो वो डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा जो राजनीतिक चिंतन हम देखेंगे तो वो एक मध्य मार्गी है। तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर एक अहिंसावादी दार्शनिक है, राजनीतिक। उन्होंने कभी भी अपने सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में हिंसा का न कभी प्रयोग किया, न समर्थन किया, और न अपने अनुयायियों को उसके लिए कोई बढ़ावा दिया। उन्होंने हमेशा रोका, और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन चलाए बिल्कुल अहिंसक तरीके से चलाए। हालांकि उनके अहिंसक आंदोलनों को भी हिंसक तरीके से, कोई हिंसक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि चावदार तालाब में वो पानी के लिए जाते हैं, भाई ये तालाब सार्वजनिक तालाब है, इसका पानी लेने का हमें भी हक है। तो वहाँ उन समाज के वर्गों द्वारा उनके वहाँ लाठियाँ बरसाई जाती हैं, लेकिन वो अपने लोग कहते हैं कि आपको हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। तो उन्होंने, और वो उसका प्रभाव ये होता है वहाँ पे कि न केवल वहाँ पे, बल्कि जो गांव में जो दलितों की बस्तियाँ थी वो दस्तियाँ उजाड़ी जाती हैं गांव में, वहाँ पर लोगों के साथ में हिंसक एकदम से वो मार जो भी होता है जो दलितों के साथ देश भर में, वो सब वहाँ हुआ। पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग सारे पूरे गाँवों में ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, आपको हिंसा का जवाब, वो बहुत सारे लोग जाते थे, युवा थे, उनका खून खोलता था कि नहीं साहब हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे। अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, हिंसा नहीं करना है, हमको अहिंसक रहना है। तो हिंसा का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, कभी भी। और जो अहिंसा है, हालांकि हमारे यहाँ अहिंसा गांधी के नाम पर पेटेंट होती है, मुझे लगता है अम्बेडकर से बड़ा कोई अहिंसा नहीं हो सकती कि जिस समाज में हजारों साल से यंत्रणाएं सही हों, हजारों साल से दमन, शोषण, अपमान, जिल्लत यही सब सहा हो और हिंसा सहता आया हो, और फिर भी वो हिंसा का जवाब डॉक्टर अम्बेडकर फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें हिंसा से जवाब नहीं देना, हमें शांति के साथ हमें काम लेना है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और ये इनको भी ये अहिंसा का जो मिलता है उनको, ये बुद्ध से ही मिलता है। तो गांधी तो अब आए
बुद्ध हजारों कई हजार साल पहले से वो अहिंसा के एक बड़े इतने हम क्या कहेंगे, अहिंसा के दूत कह लीजिए, अहिंसा के एक बहुत बड़े उनके इतने बड़े महामानव हैं, इतने मानवतावादी हैं कि वो अहिंसा के एक तरह के प्रतिपादक हैं वो। तो डॉक्टर अंबेडकर एक अहिंसावादी दार्शनिक हैं, क्योंकि अहिंसा मूल्य नहीं है, अहिंसा मूल्य है। हिंसा से हम समाज को बांट सकते हैं, अहित कर सकते हैं, और अहिंसा के द्वारा हम समाज को जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा चीज़ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं किया। आजकल जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे काम किए होते हैं कि उसमें जो बहुत सारे लोग, चाहे तो वो धन का दुरुपयोग, चाहे वो शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को डरा धमका कर उनको वोट डालने तक के लिए ना आने देना, या घरों में जाकर धमकाना, या लोगों में अलग तरह का चीज़ों में उनको कुछ बहलाना, फुसलाना, लालच देना, ये सब करना, या जो सरकारी नियम कायदे हैं उनको ताक पर रख देना कानूनों को, और उनका पूरा धज्जियाँ उड़ा देना, और तब उसके आधार पर चुनाव जीतने के लिए हम जीत कर आए किसी भी तरह से, है ना, या अपने विरोधी नेताओं पर वो अभद्र टिप्पणियाँ करना, उनका चरित्र हनन करना। तो वो इस तरह का डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कभी नहीं किया। चाहे वो वहाँ विधानसभा में मुंबई प्रेसिडेंसी का चुनाव लड़े, उसके बाद में चाहे वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जब 1946 में चुनाव हुए, हालांकि उसमें वो हार गए थे, तब भी उन्होंने ये काम नहीं किया। वो चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग कभी अपने पार्टी के, अपने समर्थकों को, अनुयायियों को ना करने दिया और ना किया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो मानदंड हैं उनका पालन किया कि कितनी निर्धारित राशि खर्च कर सकता है एक उम्मीदवार, उससे उन्होंने एक पैसा भी खर्च करने के कभी पक्षधर नहीं रहे। जो वो कहते चुनाव आयोग के मानक हैं कि हमको कितना क्या इस्तेमाल करना है, कितना क्या करना है, केवल उसके अंदर ही। तो ये, और इसके अलावा भी अनुचित एक वो भी, जब वो यहाँ पर चाहे वो वायसराय की काउंसिल के मेंबर जब थे उसमें भी, और जब यहाँ आकर के यहाँ राज्य मंत्री बनते हैं या दिल्ली में आकर के पार्लियामेंट में, तब भी, या सांसद रहते हैं उसके बाद में राज्यसभा के, तब भी उनका जो एंटाइटलमेंट था उससे आगे उन्होंने कभी कोई चीज़ ना मांगी, ना लेने की कोशिश की, और ना कभी किसी से कहा। जो वो पूछते थे कि मेरा एंटरटेनमेंट क्या है, मैं कितना क्या चीज़ का हकदार हूँ, जितना हकदार है केवल उसकी सीमा के अंदर ही, उससे बाहर नहीं। और इसके लिए मुझे आ रहा है कि वहाँ पे जो वायसराय की उसमें जो जब वो काउंसिल के मेंबर थे, तो उस समय पे जो असेंबली के जो उस समय के जो एक सुपरिटेंडेंट थे, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका एक कमेंट्स मैंने कहीं पढ़ा था। वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधर नेता आए जो यहाँ लेकिन हम किसी से नहीं डरते थे, लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर से डरते थे। और कारण उसने ये दिया कि उन दिग्गज नेताओं से इसलिए नहीं डरते थे कि वे सब कोई ना कोई अनुचित काम उनसे कराते थे, उनसे अनुचित फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अम्बेडकर ने कभी भी अनुचित फ़ायदा नहीं उठाया, कभी भी हमसे, और वो उतना कि जो उचित है, जो बनता है, केवल उतना ही लिया। इसलिए वो नियम कायदों का इतना पक्के थे मानने वाले कि इसलिए कहते कि हम डॉक्टर अम्बेडकर से डरते थे, उनके सामने जाते थे। तो ये जो चीज़ है, ये जो करेक्टर है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का था। दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर का था कि वो बड़े से बड़े नेताओं के साथ उनकी टकराहट थी, चाहे वो गांधी हैं, चाहे पटेल हैं, चाहे तिलक हैं, या कोई भी है, सब बड़े नेताओं के साथ उनकी टकराहट हुई। यहाँ तक कि जो 1930-31 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, वहाँ भी गांधी के साथ उनका बड़ा सीधा टकराव रहा। और यहाँ जमीन धातर लोग देखें तो गांधी अपने यंग इंडिया में लिखते थे, अम्बेडकर अपने बहिष्कृत भारत में और जनता में लिखते थे, और दोनों एक दूसरे पे आक्रमण करते थे खूब। और अम्बेडकर जिस तरह से अनटचेबल्स की समस्याओं को लेकर के समाज में वो अपना मुखर थे और तार्किक रूप से उनको उठा रहे थे,
तो दूसरे बहुत सारे नेता वो अम्बेडकर का उतना ही तीव्र विरोध करते थे। और जहाँ तक कि अम्बेडकर के बारे में जैसे मैंने कहा, उनके बिल्कुल एक अभद्र भाषा का उनके प्रति इस्तेमाल करते थे। उनको गाली तक की भाषा में उनको बोला जाता था अम्बेडकर को। लेकिन अम्बेडकर कभी विचलित नहीं हुए और उनका था कि उन्होंने जो उनका विचारों से मतभेद रहा, वो विचारों से टकराए, व्यक्तियों से कभी नहीं रहा। और इसको हम एक उदाहरण ये देख सकते हैं कि जब गांधी के साथ जितनी टकराहट उनकी हुई है, शायद किसी और की गांधी के साथ किसी और नेता की भी टकराहट नहीं हुई। और एक तरह से समाज में ये भी कि गांधी और अम्बेडकर को लोग एक दूसरे के दुश्मन की तरह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब गांधी की गोली मारकर हत्या होती है तो डॉक्टर अम्बेडकर को सदमा सा लगता है और उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका विचार से टकराहट था। उन्हें गांधी से उनका कोई मतलब नहीं, इसलिए और बड़े नेताओं से भी विचार का जो वैचारिक थे वो उनकी उनसे विचार कर लेते थे। लेकिन व्यक्तियों टकराना कि किसी ने मुझे गाली दिया तो मैं गाली दूंगा, वो ऐसा कुछ तो अम्बेडकर ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि विचारों का विरोध करना, व्यक्तियों का विरोध ना करना। विरोधी नीतियों का उन्होंने खूब विरोध किया, कांग्रेस की नीतियों का खूब विरोध किया, खूब धज्जियाँ उड़ाई उन्होंने, आलोचना किया, सारा कुछ किया। लेकिन उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों में कभी उन्होंने खटास नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया, कभी किसी के प्रति विषविमन नहीं किया, किसी का चरित्र हनन नहीं किया और सबके साथ सौहार्दपूर्ण अपने संबंध रहे। और उसका एक कारण आप ये देखेंगे कि कांग्रेस पर का सबसे बड़ा आलोचक यदि कोई रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं। उस समय की कांग्रेस की पार्टी की सत्ता में थी तो सत्ता का सबसे बड़े आलोचक डॉक्टर अम्बेडकर थे। और जितनी तीखी आलोचना की उतनी शायद और कोई किसी ने आज तक करता भी नहीं है। लेकिन और उसी का प्रभाव, उसी का ये देखिए तीखेपन का और आलोचना का, तो कांग्रेस भी उनको अपने दुश्मन की तरह मानती थी। और जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में चुनाव हुए, तो कांग्रेस का अधिकांश धड़ा वो इस बात का डर था, विशेष रूप से जो कट्टरवादी हिंदू लोग थे, कि डॉक्टर अम्बेडकर को जीत करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आने देंगे। यहाँ तक कि सरदार पटेल ने, जो वहाँ के उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी के जो वहाँ पे जो मुखिया थे, उनको बाकायदे लिखा और कहा कि कुछ भी हो अम्बेडकर जीत कर नहीं आने चाहिए। ये एक मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई। और यहाँ पे तो यहाँ तक तो ये जो चीज़ें हैं कि ये तेली तमोली, ये नीच जातियों के लोग ये आके यहाँ क्या करेंगे विधानसभा में, ये कौन सा कानून, ये कि इनका क्या जरूरत है नीच जातियों के लोगों की, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही उन्होंने ये घोषणा की थी। और ये सब चीज़ें, तो जब वहाँ पे चुनाव होता है तो अम्बेडकर चुनाव हारते हैं, अम्बेडकर को चुनाव जीतने नहीं दिया जाता। और उसके बाद में बहुत खुशी की लहर दौड़ती है और वो कहते हैं कि लीजिए, और दरवाजे तो क्या, हमने अम्बेडकर के लिए खिड़कियां तक भी बंद कर दी हैं और अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ सकते, अब वो कानून निर्माण का हिस्सा नहीं हो सकते, संविधान निर्माण का हिस्सा नहीं हो सकते, उनका कोई दखल इसमें नहीं हो सकता। ये चीज़ ये अम्बेडकर के प्रति था। ये अलग इतिहास है कि अम्बेडकर को बाद में जोगेंद्रनाथ मंडल ने प्रयास करके, और वहाँ से उस समय बंगाल से वो जिता के लाए थे, और वहाँ से मुस्लिम लीग का समर्थन लिया, कुछ और इंडिपेंडेंट्स थे उनका समर्थन लिया, और उनके समर्थन से जीत करके वो उनको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनको हिस्सा बना। लेकिन जो त्रासदी उसके बाद की ये रही राजनीतिक घटनाक्रम की, कि उसके बाद में बंगाल का विभाजन हुआ। जब ये स्वतंत्र आज़ादी का ये हुआ विभाजन हमारा भारत पाकिस्तान का, तो उसमें बंगाल में से जो पूर्वी बंगाल का वो हिस्सा उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि वो एक हिंदू बहुल इलाका था। जैसोर और खुलनार कंस्टिट्यूएंसी जो वहाँ की थी वो पूरा हिंदू बहुल इलाका, जबकि हमारे बंटवारे का आधार ये था कि जो हिंदू बहुल आबादी है वो भारत में रहेगी और मुस्लिम बहुल आबादी है वो पाकिस्तान में जाएगी। लेकिन उस कंस्टिट्यूएंसी को जानबूझ करके वो पाकिस्तान को दिया गया, और बाद में वो अब उसके बाद में फिर वो बांग्लादेश का हो गया। और आज वो बहुत सारे लोग वो फिर बाद में, चूँकि वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानते रहे और वो फिर शरणार्थी बनकर आए, वो कई करोड़ों लोग आज भी वो बंगाल में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, उड़ीसा में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, वो आज भी बहुत सारे इधर उधर वो लोग भटक रहे हैं।
और उसमें भी सबसे मज़ेदार बात है कि उन जो आए वहाँ से शरणार्थी जो हिंदू बहुल, तो उनमें से जो 10% के आसपास जो दूसरी उच्च जातियों के थे उनको बंगाल के आसपास गांव में बसा दिया गया, और जो 90% जो नवशूद्र आंदोलन वाले जो दलित थे वो आज भी न्याय के लिए हम क्या कहें अपनी पहचान के लिए उनके लिए वो भटक रहे हैं, नागरिकता के लिए सब चीज़ों के लिए वो आज भी वो भटक रहे हैं। खैर, तो ये उनको एक सज़ा मिली कि तुमने अम्बेडकर को तुमने जिता के क्यों भेजा। खैर, ये एक इतिहास की चीज़ है, एक अलग मुद्दा है, इस पर मैं अलग से कभी बात भी करूँगा और लिखूँगा भी, इसको कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि वो जहाँ कांग्रेस में इतना डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जहर तक घुला हुआ था, और जब अम्बेडकर जब बंटवारा हो गया तो बिल्कुल हो गया रास्ता ख़त्म कि अब कुछ भी नहीं बचा है तो क्या किया जाए। तब उसके बाद में हालांकि ये भी है कि फिर डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उनसे जाकर के मिले और उनका भी दबाव कांग्रेस के ऊपर बना, और फिर कांग्रेस ने ही एक सीट खाली महाराष्ट्र मुंबई से एक सीट खाली करा करके और अम्बेडकर को कांग्रेस ही जिता के लाई। तब उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनको हिस्सा बनाया गया और तब उनको संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, संविधान निर्माण का उनको ये दिया गया। ये चीज़ हुई और अम्बेडकर जो है इस संविधान का इसका संसद का एक हिस्सा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुचित साधनों का कभी उपयोग नहीं किया, चाहे वो चुनाव हार गए, लेकिन कभी समझौते की उस तरह से उन्होंने नहीं किए। हमेशा उन्होंने जो की उन्होंने मूल्य आधारित राजनीति का में उनका विश्वास था, यही उन्होंने राजनीति की, विचार की राजनीति, मूल्यों की राजनीति। और इसमें सत्ता पाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए जो दूसरे जो अनुचित साधन होते हैं उसका नहीं, और अपने जो सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं कि हमें सत्ता पानी है। जैसे कि आज हम राजनीति का चरित्र देख रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए मूल और सिद्धांत कुछ नहीं होता है, और किसी तरह से हमें सत्ता में पाना है, वो उस रूप में डॉक्टर अम्बेडकर उस तरह के नहीं रहे। और जैसा मैंने कहा कि एक लोकतांत्रिक एक चिंतक हैं, लोकतंत्र में जितनी उनकी एक बड़ी आस्था है, और वो एक तो ये चाहते थे कि जो नागरिक है वो निर्भय होकर के स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। ये इस तरह का वातावरण, राजनीतिक वातावरण होना चाहिए, राजनीति की जिम्मेदारी है। हमेशा उन्होंने अच्छे कामों का सहयोग किया, और जो उन्हें उचित नहीं लगे जनता के हित में उसका उन्होंने विरोध किया, और यही उनकी अपेक्षा भी रही कि लोग जो समाज और राष्ट्र हित के जितने भी काम हैं, नीतियां हैं, उनका समर्थन करें, उनकी प्रशंसा करें, साथ दें, लेकिन जो समाज और राष्ट्र विरोधी कोई नीतियां लगती हैं तो उनका खुल करके विरोध किया जाए। और दूसरा, विरोध के लिए विरोध, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं किया। उन्होंने विरोध आवश्यक लगा तब विरोध किया, विरोध के लिए विरोध नहीं किया। उन्हें जब आवश्यक लगा तब विरोध किया। दूसरा, जो डॉक्टर अम्बेडकर की अवधारणा थी कि केवल मुट्ठी भर राजनीतिक अधिकार जनता को देने से लोकतंत्र नहीं होता, कि हम कुछ नियम कुछ कानून बना करके केवल थोड़े से उनका अधिकार दे दें तो इससे नहीं होता। का जब तक कि पूरे समाज को, पूरी जनता को, प्रत्येक नागरिक को जब तक कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय नहीं मिलता तब तक लोकतंत्र नहीं होता। इसलिए वो सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र का आधार मानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र हमारा तब विकसित हो सकता है, तब सशक्त हो सकता है जब हमारा सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा। तो समाज के स्तर पर हमको इन मूल्यों को स्थापित पहले करना पड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए सामाजिकता और नैतिकता का होना बहुत जरूरी है, कि जब तक हमारे अंदर नैतिकता नहीं होगी, और उसी का ही हम परिणाम देख रहे हैं, हम कितने नैतिक हैं कि आज भी हम जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, आज भी जाति के आधार पर हिंसा करते हैं, जाति के आधार पर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते, बहुत सी जगहों पर जाति के आधार पर उनको घोड़ी पे अपना दूल्हे को बारात नहीं निकालने देते, जाति का बहुत कुछ करना होता है आज जाति के आधार पर। आज भी जाति के आधार पर अभी भी छुआछूत का व्यवहार करते हैं, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं। तो ये लोकतंत्र की धज्जियाँ हैं उड़ाई जा रही, ये लोकतंत्र नहीं है।
तो इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि ये सामाजिक लोकतंत्र पहले हो, पहले समाज में समानता हो, समाज में बराबरी हो, लोग एक दूसरे को, मनुष्य को उसकी मानवीय गरिमा के आधार पर समझें, उसका सम्मान दें, उसके अनुसार व्यवहार करें। और जब समाज में लोकतंत्र हो जाएगा तो राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। और जब राजनीतिक लोकतंत्र भी मजबूत होगा तो राष्ट्र अपने आप एक लोकतांत्रिक रूप से उन्नत हो जाएगा और हर क्षेत्र में, हर दिशा में राष्ट्र प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो बल्कि उनका ये तक कहना था कि लोकतंत्र सही मायने में देखा जाए तो समानता का ही दूसरा नाम है, कि यदि हम हर क्षेत्र में समानता ले आते हैं तो लोकतंत्र आ जाएगा। और जब तक ये असमानता बनी रहती है तब तक लोकतंत्र केवल एक हमारे लिए एक शब्द रहेगा, तब तक लोकतंत्र के कोई अर्थ नहीं होते हैं। और संवैधानिक नैतिकता का पालन करना लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त है। कि संवैधानिक नैतिकता, संविधान क्या कहता है, संविधान क्या चाहता है एक नागरिक से, या संविधान क्या चाहता है एक राज्य से, उसके अनुरूप क्या पालन करते हैं। तो ये नैतिकता की मांग ये है कि राज्य को भी और नागरिक को भी उन संवैधानिक जो नैतिकता है, संवैधानिक जो प्रावधान, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। लेकिन और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते हैं कि वो तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि जो उनकी जो मान्यताएं, अपनी राजनीतिक मान्यताएं हैं कि बहुमत की सरकार वाले, क्योंकि तो संविधान में भी वो सब जो उन्होंने दिया हुआ है। और लेकिन वो ये जरूर चाहते थे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष कमज़ोर होता है तो उससे जो सत्ता है उसको निरंकुश होने का खतरा हो जाता है, और सत्ता जब निरंकुश होती है तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर देती है। ये डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी। इसलिए वो, और इसके साथ साथ कि जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वो कहते हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं समाज के, उनको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वो जो परिवारवाद, वंशवाद जो राजनीति में चलता है, इसका भी उन्होंने विरोध किया है ना, किसी भी तरह से। और दूसरा ये भी था कि एक ही किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक सत्ता में बने नहीं रहना चाहिए। जनता में ये जागृति रहे कि किसी एक ही राजनीतिक दल को बहुत लंबे समय तक सत्ता में ना रहने दे। इससे वो अपने आप को मालिक की तरह समझने लगती है, जबकि राजनीतिज्ञ को सत्ता को सेवक की भूमिका मानना चाहिए कि वो जनता की सेवा के लिए कर रही है। लेकिन जब वो लंबे समय तक सत्ता में रह जाते हैं तो वो सेवक की भूमिका का ना करके वो मालिक की भूमिका आकर के और जनता को दास की तरह समझने लग जाता है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर के एक पॉलिटिकल, एक मैं समझता हूँ एक एंगल उनके समझने का है, ये एक दार्शनिक के रूप में उनके चिंतन का एक ये आयाम है। तीसरा, राज्य को भी जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य को कुछ नहीं है उनकी दृष्टि में, राज्य भी एक मानव संस्था है, एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है राज्य, और कुछ नहीं है। क्योंकि राज्य का निर्माण और संचालन और कुछ कौन करता है, तो मनुष्य ही करते हैं। तो वो भी बिल्कुल एक मानव संस्था है और एक व्यवस्थित संस्था, या एक तरह कह सकते हैं कि राज्य क्या है, एक व्यवस्थित समाज है, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है राज्य। तो इसलिए राज्य और नागरिक के बिल्कुल बड़े एक अंतर संबंध हैं, गहरे अंतर संबंध हैं। इसलिए जो राज्य की स्थिति को यदि हमें मजबूत करना है, दृढ़ करना है, तो हमको नागरिक को दृढ़ करना पड़ेगा, उसको अधिकार संपन्न करना पड़ेगा, उसको जागरूक करना पड़ेगा, अधिकारों के प्रति जागरूक भी करना पड़ेगा। और जब वो जागरूक होगा तो तब जब तो वही नागरिक सरकार चुन के भेजेगा, प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे वही नागरिक, तो एक अच्छी सरकारें बनेंगी और एक राज्य जो है उसका व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन होगा और वो आगे बढ़ेगा। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी डॉक्टर अम्बेडकर की राय बहुत स्पष्ट थी कि केंद्र और राज्य के, केंद्र किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा और इस रूप नाते बिल्कुल नहीं करेगा कि यदि किसी राज्य में, केंद्र में किसी एक राज्य की सत्ता है और किसी राज्य में दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता है, इस कारण से यदि उसकी उपेक्षा करता है तो वो अपने जो दायित्व हैं उनका ठीक से निर्वहन नहीं करता है। तो इसलिए ये दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध होने चाहिए। जो राज्य है उसको भी केंद्र को सम्मान देना चाहिए और जो केंद्र के निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए। और केंद्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो राज्यों को समुचित सहायता जो भी जरूर बनती है
वो जरूर दे और किसी के राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, क्योंकि अंततः राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो उन दोनों का उद्देश्य जनता का हित करना है। राज्य की सरकार अपनी जगह वो भी जनता अपनी जनता के लिए करती है, और केंद्र के लिए तो पूरे देश की जनता ही का ही वो प्रतिनिधित्व करती है। तो उनको जनता के लिए नुमाइंदे हैं, जनता के लिए उन्हें काम करना है, तो उन दोनों को परस्पर तालमेल के साथ काम करना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर का एक थिंकिंग थी। इसलिए वो जन चेतना पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, और उनके राजनेताओं से ये अपेक्षा थी कि उनको जनता के साथ संपर्क करना चाहिए निरंतर, कि वो केवल विधानसभा केवल एक बार जीत कर आ जाएं और यहीं से ही अपने बैठे रहें, बात करते रहें, नहीं। वो कह रहे हैं जब तक जनता के बीच राजनेता जाता नहीं है, तब तक वो जनता की समस्याओं को, जनता के उनकी तकलीफ़ों को, दुखों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को समझ नहीं पाता। और जब तक समझता नहीं है तो आकर के वो उनको ठीक से उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाता, उनके साथ न्याय नहीं कर पाता। तो इसलिए बल्कि उन्होंने एक बार कहा भी था संसद में एक डिबेट में कि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं कि वहाँ इस तरह का है, वह इस तरह का जीवन है, इस तरह की जातियाँ होती हैं, ये सारा कुछ होता है। तो कहा भारत के हर गांव दक्षिण अफ्रीका है, हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। कहा लेकिन हम जाके देखते नहीं हैं, हमें पता नहीं है इन चीज़ों का। इसलिए वो कह रहे थे गाँव में जाएँ, अपने राजनीतिज्ञ हैं विधानसभाओं से, संसदों में ना बैठे रहें, जब वो जाएंगे जाकर उन्हें ज़मीनी हकीकत का पता चलेगा क्या है। तो ये बहुत बड़ा कमेंट था उनका कि हम दक्षिण अफ्रीका पर तो कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह की जाति और शोषण किस तरह का वो उनके साथ हो रहा है, गोरों के द्वारा उनके साथ, लेकिन हमारे यहाँ हर देश में दक्षिण अफ्रीका है। ये बहुत बड़ा कमेंट था। और ये इसीलिए उनका था कि लोग चूँकि सच्चाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, तो पता ही नहीं होता बहुत सारे लोगों को, इसलिए वो कहते थे को जाना चाहिए। दूसरा जो जागरूकता के लिए वो शिक्षा पर बल, कि नागरिक को शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा के लिए उनका शिक्षा ये राज्य का दायित्व होना चाहिए, कि शिक्षा राज्य का दायित्व है कि हर नागरिक को वो शिक्षित करें। तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर एक धर्मनिरपेक्षतावादी दार्शनिक या चिंतक हैं, इसलिए वो किसी एक धर्म को महत्व दिए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जो भी हैं सभी धर्मों का समान रूप से पालन हो, किसी भी धर्म की या उस धर्म के मानने वाले लोगों की उपेक्षा ना हो, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ये, और जो राष्ट्रवाद के बारे में भी उनकी संकल्पना बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ अभी भी राष्ट्रवाद है, जैसे कि हिंदू राष्ट्रवाद है या मुस्लिम राष्ट्रवाद है या कोई राष्ट्रवाद है, तो ये संकीर्णताएं हैं। इन संकीर्ण संकल्पनाओं का डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है, ये सांप्रदायिक सोच है, और ये इस सांप्रदायिक सोच से राष्ट्रवाद कमज़ोर होता है। इसलिए राष्ट्रवाद है कि इन सब से ऊपर उठ करके, और इसीलिए जब वो कहते हैं तो वो अपने आप को वो हिंदुस्तान नहीं कहते, वो भारत कहते हैं। और यहाँ तक कि जब वो संविधान का निर्माण करते हैं, और संविधान के निर्माण में भी आप देखेंगे तो उसमें पहले ही जो आर्टिकल 1.1 में है वो कहते हैं इंडिया दैट इज़ भारत, हिंदुस्तान शब्द नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में एक सांप्रदायिक शब्द बन जाता है, भारत शब्द है। तो ये चीज़ तो वो मुसलमानों के लिए भी जो इस्लामिक जो अपना जो मुस्लिम राष्ट्रवाद की संकल्पना की बात करते थे, इसलिए तो, और इसके लिए भी तो ये चीज़ें हैं। तो सभी धर्मों का और सभी धर्मों के मानने वालों का, और इसीलिए संविधान में उन्होंने ये प्रावधान किया कि प्रत्येक नागरिक को धर्म की, उपासना की, अपने अपने तरीके से क्या भी पूजा की, सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। दूसरा, जो राष्ट्रवाद, जैसा मैंने कहा, तो हम इस रूप में समझ सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को, कि हमारे यहाँ वो कहते थे कि हमारे यहाँ अभी भी लोग बहुत से कहते हैं कि मैं अपने आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, मैं भारतीय हूँ, लेकिन कहते हैं कि मैं भारतीयवाद में भारतीय हूँ, लेकिन साथ में वो अपनी जाति और संप्रदाय की पहचान नहीं भूलता है। वो हिंदू भारतीय हूँ, मैं मुस्लिम भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण भारतीय हूँ, मैं क्षत्रिय भारतीय हूँ, है ना, या ये मैं पहले ये हूँ उसके बाद ये हूँ, पहले ये हूँ उसके बाद ये हूँ। वो यानी कि वो तो कहेंगे मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में ये कुछ और हूँ, कुछ और, यानी कि पहले मैं अपनी धर्म या जाति का बाद में हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ, बाद में ये हूँ। यानी इसका मतलब वो अपनी जाति और संप्रदाय की पहचान को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ रहा है।
कि मैं भारतीय तो हूँ लेकिन ये वाला भारतीय हूँ, वो पहचान। डॉक्टर अम्बेडकर इसके थे और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने बारे में कहा था कि मैं पहले भारतीय हूँ, मैं मध्य में भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। जाति और संप्रदाय के आधार पर मेरी कोई भारतीयता नहीं। भारतीय अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ है, भारतीय एक बहुत बड़ा मूल्य है और उस भारतीयता के उस मूल्य में हम जाति और संप्रदाय का घालमेल नहीं कर सकते। ये भारतीयता की पहचान, और जब हम तालमेल करते हैं वहीं जाकर के हमारी भारतीयता संकुचित हो जाती है और वहीं भारतीयता वो हमारे जो समाज में विघटन का आधार बन जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद जो एक बहुत बड़ी संकल्पना, जो राष्ट्र के सभी नागरिकों की एकता का एकता के सूत्र में बांधने का, एकता का एक वो आधार हो सकता है या होना चाहिए, आज राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र शब्द के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर एक विघटन की हम चीज़ें समाज में ये देखते हैं। तो ये चीज़ें, इनकी खतरों से डॉक्टर अम्बेडकर ने आगाह किया था पहले ही, ये सब चीज़ों का हम अम्बेडकर के उसमें देख रहे हैं। तो और इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूंगा। ये चीज़ होती है कि राष्ट्र के लिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने जाति के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता हूँ। और ये तब कहा था जब डॉक्टर अम्बेडकर को पर ये आक्रमण किए जा रहे थे कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, हमारे यहाँ के नेता अम्बेडकर पर। और ये कब से कहे जाने लगे थे? शुरुआत तो तभी हो गई थी कि जब वो वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे और जब वो इस तरह के श्रम सुधारों के और इस समय सारी जनता को फायदे देने के लिए कर रहे थे। और सबसे बड़ा उनको जो उन पर आक्रमण तब हुआ जब वो हिंदू कोड बिल वाला मामला हुआ और उन्हें लगा कि ये तो हमारे समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये प्रचार हुआ कि ये तो हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं, अंग्रेजों के हाथ में कर रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, अंग्रेजों के हाथ, अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं। और दूसरा कारण ये था उनको कहने का कि जब गोखले, तिलक, गांधी वगैरह ये सब लोग जब स्वराज्य का लिए बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि भाई, और अम्बेडकर वो यहाँ के देश के दलितों के उनकी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि भाई देश की स्वतंत्रता से पहले समाज की सामाजिक स्वतंत्रता जरूरी है। जब तक यदि ये स्वतंत्रता नहीं मिली, यदि देश का एक इतना बड़ा वर्ग यदि वो गुलामों की तरह, दास की तरह पहले से ही परतंत्र बना रहा तो उसको स्वतंत्रता कब मिलेगी? देश स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन उनकी स्वतंत्रता नहीं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने महत्व दिया कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वो अपने देश की, राष्ट्र की स्वतंत्रता को भी अक्षुण्ण रख सकेगा। और यदि हम राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में स्वतंत्र हो जाते हैं और व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है तो स्वतंत्रता अस्थायी नहीं होगी। लेकिन इसको लोगों ने नहीं समझा और उसका विरोध किया गया और कहा, गांधी ने भी कहा कि अरे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने भी उनसे कहा कि आपको स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय उनको एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने यही लिखा था कि यदि आप अछूत समाज में पैदा हुए होते तो ये नहीं कहते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि शायद आप ये कहते कि इस देश से छुआछूत को मिटाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपनी प्रायोरिटी इसको बनाते क्योंकि आप अछूत का दर्द नहीं समझते, छुआछूत का दर्द क्या होता है। तो और फिर दूसरा, जब ये चीज़ें जब वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बात हो रही थी और तब भी गांधी ने जी ने भी इनसे कहा था कि भाई होमलैंड के लिए आपको लड़ो, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, आपको लड़ो। तो अम्बेडकर ने कहा था कि वेयर इज़ माई होमलैंड, ये सवाल उनका था कि मेरी कौन सी मातृभूमि है मेरी, बताइए कि जहाँ मेरे साथ कुत्ते बिल्लियों उसके सभी गया बीता मुझे व्यवहार किया जाता है मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ, जहाँ मैं मनुष्य तो क्या हमें पशु के बराबर भी नहीं समझा जाता, जहाँ हमको इस तरह से हमारे साथ व्यवहार होता है, तो वो क्या, वो मैं उस पर गर्व करूँ क्या मैं? तो मुझे इससे मुक्ति चाहिए। तो ये जो चीज़ थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता हूँ, कर दूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, कि मैं उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना बंद नहीं करूँगा, कि मैं उनको, कि उनके गले में वो हांडी लटकी रहे, उनके पीछे वो जो झाड़ू है वो लटकी रहे और वो बिल्कुल अछूत बन करके, और वो बिल्कुल एक दूसरी दुनिया के लोग बन करके जीते रहें। कहा वो मैं उनके साथ ये अन्याय में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो राष्ट्रवाद है
उसको इस दृष्टिकोण से मुझे करता है। और इसलिए तभी उन्होंने कहा था कि मैं पहले भारतीय हूँ, मध्य में भारतीय हूँ और अंत में भी मैं भारतीय हूँ। लेकिन मैं यहाँ के चूँकि जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, मैं उनके अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए वो लड़ना मैं बंद नहीं कर सकता। उनके साथ यदि कोई अन्यायपूर्ण चीज़ें हैं मैं उसके साथ जरूर लड़ूंगा। तो ये एक है सबके लिए। तीसरा, वो तुष्टीकरण के विरुद्ध थे। तो तुष्टीकरण की नीति का भी मैं कभी समर्थन नहीं किया। जब कॉन्फ्लिक्ट आया मुस्लिम लीग का और इसका कांग्रेस के बीच का, तो ये दो राजनीतिक पार्टियां थी, उसका नहीं, जो वैचारिक मुद्दा आया और चीज़ों को उन्होंने भी बहुत सारी की उन चीज़ों का जो कभी किसी को किसी तरह से तुष्ट करके इस विभाजन को रोका जाए, तो वो उसके पक्ष में नहीं थे। हालांकि वो चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो, लेकिन यदि हो तो फिर वो इस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, इस व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ताकि बाद में दोनों के बीच में कोई द्वंद्व, तनाव और संघर्ष ना रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में किताब भी लिखे, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उस किताब में चीज़ें हैं, ये बहुत सारी सब चीज़ें। तो ये उनसे एक राजनीतिक विजन का पता चलता है वो, लेकिन उनकी सब बातों को माना नहीं गया। तो उन्होंने कहा था विभाग, ये क्योंकि उस समय तक वो अम्बेडकर वो तो उस कैपेसिटी में नहीं थे कि कांग्रेस का सारा बंटवारा करना, नहीं करना, क्या करना, अंग्रेजों के साथ वही सब कर रहे थे। और अम्बेडकर केवल अपने विचार दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे, अंग्रेजों को दे रहे थे, सबको दे रहे थे, मुस्लिम लीग को दे रहे थे, जिन्ना को दे रहे थे, सबको अपने विचार वो दे रहे थे कि विभाजन होना नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि विभाजन होता है। लेकिन यदि होता ही है और आप सहमत नहीं हो रहे हैं, आपके अहम टकरा रहे हैं, तो एक किसी को तुष्ट करने के लिए केवल कुछ चीज़ें की जाए तो उसका नहीं, कहा कि फिर हो तो इस तरह से विभाजन होना चाहिए कि जहाँ दोनों देश अपने अपने शांति के साथ रह सकें, अपना विकास कर सकें और दोनों के साथ भविष्य में कोई इस तरह की टकराहट इस तरह ना हो। लेकिन आज भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, दूसरा जैसा मैंने कहा कि वो एक सिद्धांतवादी एक राजनीतिज्ञ थे कि अपने सिद्धांतों से कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं, कभी कितना ही बड़े से बड़े दबाव आया, किसी दबाव के सामने कभी नहीं झुके। इससे बड़ा झुकाव नहीं आ सकते जितने दबाव उनके साथ में आया कि अकेला एकमात्र नेता और इतने सारे लोग, चाहे पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट होती थी और बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर अंबेडकर अकेले डट कर के वो लड़ते थे। लेकिन कभी किसी चाहे कितना ही बड़ा कोई नामवर नेता है, कोई कुछ भी, किसी से दबते नहीं थे, झुकते नहीं थे, अपनी बात ठोक कर कहते थे, तर्कों के साथ कहते थे। और सब लोग इस बात को जानते थे कि अंबेडकर को तर्क में पराजित नहीं किया जा सकता, कि वो इतने बड़े हर मुद्दे पर, इतने बड़े अर्थशास्त्री, विश्व के इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े कानून भी दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है ना, इतने बड़े समाजशास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सारा कुछ क्या क्या नहीं है इसका, इतनी सारी 8-9 भाषाओं का उनको ज्ञान है, इतना बड़ा व्यक्ति, उनसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता था। इसलिए वो आक्रमण करते थे दूसरे तरीके से, लेकिन अंबेडकर उनका जवाब तर्क के द्वारा देते थे और तर्क से सब पराजित होते थे और अंबेडकर की बातें मानी जाती थी। ये जो चीज़ थी, सिद्धांतों से समझौता ना करना, ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी ताकत थी। और लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको समाज और राष्ट्र के लिए हित में लगा। या तो अपने निजी या अपने समुदाय या अपनी जाति का हित नहीं देखा उन्होंने, पूरे राष्ट्र का हित देखा, समाज का हित देखा। और यही सिद्धांत की बात कह सकते हैं कि एक मतभेद होना केवल हिंदू कोड बिल को लेकर के और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देना कि मैं अपने देश की स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ये केवल था सिद्धांत कि वो अपने इस देश की जो आधी जनता, आधी आबादी है, तो अपने देश की स्त्रियों को वो न्याय दिलाना चाहते थे, उनको सशक्त बनाना चाहते थे। और चूँकि वो उनको वो राजनीतिक जो संसद है उनको रोक रही थी और उनका प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, उनके सहयोगी उनको साथ नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा फिर ऐसे सहयोगी से मुझे ज़रूरत नहीं है, इस कुर्सी पर बने रहने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ, आप अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप अन्याय कर रहे हैं इस देश की स्त्रियों के साथ और मैं उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस सिद्धांत के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वो चाहते तो बिल रुक गया, इसका कुछ नहीं, उस बिल में अनटचेबल्स का कुछ नहीं लेना देना नहीं था, कि दलितों का कुछ लेना देना नहीं था। वो चाहते तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये तो आपकी स्त्रियाँ भी तो हैं, वो करके रह करके और बने रहते और आगे दूसरा काम करते, लेकिन नहीं, वो जानते थे, भविष्य दृष्टा थे, वो जानते थे कि आज नहीं तो कल हमें स्त्रियों को सशक्त करना ही पड़ेगा, उनको समानता का अधिकार देना ही पड़ेगा, उनको प्रॉपर्टी में राइट देना ही पड़ेगा, उनको हर तरह से उनको स्वतंत्रता देनी ही होगी। तो उन्होंने उस सिद्धांत के, ये इतना बड़ा
ये सिद्धांतवादी राजनीतिक की, और दूसरा जो स्वाभिमान उनके अंदर था, यथार्थवादी थे और स्वाभिमान, अभी स्वाभिमान ही था जिसके कारण वो झुकते नहीं थे, कि उन्होंने अपनी गरिमा को कभी कम नहीं होने दिया, व्यक्ति गरिमा को, दूसरों की गरिमा का पहचाना, हर किसी व्यक्ति के साथ उसी गरिमा के साथ व्यवहार किया, लेकिन अपनी गरिमा को रक्षा उन्होंने की, अपनी गरिमा को कभी कम नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा, इसीलिए धोखा, झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब के तो सख्त विरोधी थे। डॉक्टर अम्बेडकर पर एक भी कोई टिप्पणी आज तक नहीं हुई किसी तरह के भ्रष्टाचार की, धोखे की, झूठी की, बेईमानी की, जो हर राजनेता के बारे में कुछ ना पूछा जाता है। वो एक बिल्कुल एक निष्कलंक राजनीति थे डॉक्टर अम्बेडकर, जो कहा वही किया, झूठे सपने नहीं दिखाए, जो कर सकते थे वही आश्वासन दिए उन्होंने जनता को, उनको लंबी चौड़ी बातें नहीं की, झूठे सपने नहीं दिखाए, गुमराह नहीं किया, उनको जागरूक किया, लेकिन उनसे वादा उतना ही किया, उनसे कहा उतना ही जितना वो कर सकते थे, और जो कहा उसको किया। ये भी नहीं कि जो आज कहा कुछ और वोट लेने के लिए और बाद में हम जीत कर आए तो फिर हम कुछ और कर रहे हैं। ये कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था अम्बेडकर का। नियम के विरुद्ध का काम, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो कभी करते ही नहीं थे, उन्होंने किया भी नहीं। और जो मैं इसका जो उनका सिद्धांत का और इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है शायद कहीं, उनकी जो निजी सचिव थे नानक चंद्र रत्तू, शायद उनकी किताब में है, या सोनलाल शास्त्री की किताब में है कहीं, कि जब ये वायसराय की काउंसिल में थे लॉ मिनिस्टर, तो उस समय PWD का विभाग भी उनके अंदर था, अधीन था। दिल्ली के सरदार शोभा सिंह बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, जो हमारे अंग्रेजी के राइटर हैं सरदार खुशवंत सिंह, उनके पिता, बहुत बड़ा रुतबा था उनका, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, और जो दिल्ली में आजकल जो जहाँ खान मार्केट का इलाका है, सब उन्हीं का इलाका था, सुजान सिंह पार्क, ये सरदार शोभा सिंह का। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे, और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो जानते थे कि वो उस यानी कि यदि एक नियम के अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों चीज़ें थी, लेकिन वो चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले, और शायद उनके मन में संदेह था कि नियम के अनुसार ये उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अम्बेडकर से डरते भी सब लोग थे, क्योंकि वो इतने दृढ़ थे, कानून को मानने वाले, न्याय को मानने वाले, गलत काम ना करने वाले, तो उनके सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक आध बार उन्होंने कोशिश भी किया होगा, तो अम्बेडकर ने उनको मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया। आखिर उन्होंने उनके पर्सनल सेक्रेटरी नानक चंद्र रत्तू को पकड़ा और उनसे कहा कि ये तो खैर अम्बेडकर अपनी जो यहाँ पे अपना जो पृथ्वीराज रोड पर, जो अलीपुर रोड पर जो कोठी है, वहाँ पे वो थे, और वहाँ पे वो आते हैं शोभा सिंह, नानक चंद्र रत्तू ने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया, और उनको शायद जो कर्टसी के तौर पे शायद चाय के लिए भी उनको कह दिया, और वो डरते डरते अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए और उनसे कहा कि तब वो सरदार शोभा सिंह आए, उनका किस लिए आए। तब उसने उनको, शोभा सिंह ने उनको कुछ चीज़ बतलाई, तो उन्होंने उनको बतलाया, और वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे कोई कंपनी बनाई जाए, और उस कंपनी में डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे यशवंत राव को उसमें 50% की पार्टनरशिप रखी जाए, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो चाहते हैं उस कंपनी को दिया जाए। ये उन्होंने, नानक चंद्र रत्तू ने ये डरते डरते उनको ये बात कही कि साहब वो ये प्रस्ताव लेकर आए। एकदम भड़क गए डॉक्टर अम्बेडकर, और भड़क के उन्होंने पहले तो डांटा बुरी तरह नानक चंद्र रत्तू को, और कहा कि शोभा सिंह कहाँ है, उनका ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कहा जाओ उठाओ उसे, अभी गेट आउट, भेजो उसको। और कहा चाय तो नहीं दी उसको, उन्होंने कहा दी, चाय रख लो उससे, वापस कर दो उसे, आज अभी इसी टाइम कोठी से बाहर कर दो उसे। शोभा सिंह को बाहर किया, और अपने बेटे को यशवंत राव को उसी शाम उसने कहा टिकट मंगाओ, इसे मुंबई भेजो। उसी दिन दिल्ली से यशवंत राव को मुंबई भेज दिया।
क्योंकि जसवंत राव से शायद शोभा सिंह की मुलाकात हो गई थी। इतना दृढ़ प्रतिज्ञ, इतना सिद्धांतों का नेता, उदाहरण है डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में चीज़ें मैंने कही, ये उनके राजनीतिक चिंतन को, उनके राजनीतिक दर्शन को बहुत कुछ स्पष्ट करती हैं। और इन सब के आधार पर जो वो, मैं निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो वो एक महान राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी, नीतिवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, यथार्थवादी, नियमवादी, अनुशासनवादी, अहिंसावादी, लोकतांत्रिक और समन्वयवादी राजनीतिज्ञ थे। और इन सब से बढ़कर, यानी को सबको मिलाकर के यदि हम कहें तो वो एक मानवतावादी राजनीतिज्ञ चिंतक थे। हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हो सकता है मैंने जो कुछ कहा है इसमें कुछ ऐसा हो जो मेल ना खाता हो किसी लोगों को, लेकिन बहरहाल मुझे जो बाबा साहेब अम्बेडकर, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व मुझे लगा, जिस तरह का राजनीतिक और मैंने उनके चिंतन को अपने ढंग से आकलन करने का प्रस्तुत आप लोगों के सामने किया। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया और इतने देर तक आप इतने सारे लोगों ने ध्यान से, धैर्य के साथ सुना, प्यार दिया। आप सबके प्रति बहुत